नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए रसायन विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि बच्चों आपके वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपको शॉर्ट आंसर कैसे लिखने होते हैं, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने होते हैं, ताकि आपके क्लास 12th में आपका कोई भी मार्क्स ना कटे, आप अभी से लिखना सीख जाएं। तो बच्चों अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, जब द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 0 होता है तो आपकी जो कक्षक की आकृति किस प्रकार की होती है। क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों जो L बराबर जब आपका 0 होता है तो कक्षक की जो आकृति होती है वो आपकी गोलाकार आकृति होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, गोलाकार आकृति होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। तो कौन सा आपका जो यौगिक है वो एरोमेटिक नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। कौन हो जाएगा? साइक्लो जो आपका हेक्सेन, ये आपका एरोमेटिक यौगिक नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। बच्चों जब आपकी बेंजीन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनता है, तो आपका बनता है गैमेक्सीन। क्या बनता है? गैमेक्सीन नामक आपका उत्पाद बनता है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर घटता या बढ़ता है। जो जब बच्चों आपका वेग स्थिरांक में जो आपका तापमान बढ़ेगा तो इसके साथ साथ आपका वेग भी बढ़ता है, तो यहाँ पर आपका वेग भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NH3 की आकृति होती है। तो बच्चों आपकी जो NH3 की जो आकृति होती है वो आपकी पिरामिडीय टाइप की होती है, तो पिरामिडीय प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है। देखो जितने नंबर का बच्चों क्वेश्चन हो आपको उतने नंबर का ही लिखने का प्रयास करना है। फिर आप मेरी बात ध्यान रखेंगे, अगर आपने MCQ और 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले पक्के पक्के सही कर लिए फिर आपका कोई भी मार्क्स काट नहीं सकता है, क्योंकि जो जो छोटे आंसर होते हैं वो हर कोई पढ़ता है, वो चेक करता है, पढ़ पढ़ के चेक करता है। जो लॉन्ग आंसर होते हैं उन्हें कोई नहीं पढ़ता है, उन्हें आपको बताऊँ कैसे लिखना है वो आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। लेकिन आप ये तय करो कि आपका 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाले और MCQ आपको कतई गलत नहीं होने देने एग्जाम में, अच्छे प्रकार से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आपका जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो आप लिखना है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग दोनों एक साथ कभी भी गणना नहीं किए जा सकते हैं। यही एक्चुअल में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है कि आप एक ही टाइम में ना तो आप वेग कर सकते हैं, ना स्थिति या संवेग आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपका था। हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्वथनांक हाइड्रोजन क्लोराइड से अधिक होता है, ऐसा क्यों, आपको समझाना है। तो बच्चों हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो होता है, मतलब कि जो आपका HF का जो आपका क्वथनांक होता है वो HCl से, HCl में हाइड्रोजन मतलब कि HF में आप देखें, HF में आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, लेकिन HCl में आपका नहीं, HCl में आपका हाइड्रोजन बंध इसमें नहीं उपस्थित होता है। इसी कारण आपका HF का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि जो HCl में आपका सह संयोजक बल होता है तो हाइड्रोजन बंध काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसकी तुलना में आपका ये कम होता है और ये आपका अधिक होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप बॉन्ड, इसका जो बॉन्ड कॉम्बिनेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसका जो बॉन्ड कॉम्बिनेशन वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ऐसे आप ध्यान रखना है। इसके बाद रासायनिक साम्यावस्था के मुख्य 2 आपको लक्षण बताने हैं। तो रासायनिक साम्यावस्था के आपको मुख्य कोई 2 लक्षण बताने हैं, सिर्फ आप पहला लिखेंगे, साम्यावस्था पर अग्र तथा प्रतिद अभिक्रिया में वेग समान होता है, साम्यावस्था वन पात्र में संभव होता है तथा इस अवस्था में अभिक्रिया रुकती नहीं है बल्कि गतिक रहती है, लगातार चलती रहती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। क्षारीय मृदा क्या होती है? तो जो क्षारीय मृदा आवर्त सारणी में वर्ग 2 में स्थित, जैसे कि बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांजियम है,
बेरियम है, रेडियम है, को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इस प्रकार को आपको याद रखना है। मैंने आपको सारे एलिमेंट बता दिए हैं। जैसे कि फिर से बता रहा हूँ, बेरियम मतलब बी होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, कैल्शियम आपका Ca होता है, स्ट्रांजियम आपका Sr होता है, बेरियम आपका Ba होता है, रेडियम आपका Ra होता है। ये सभी की सभी आपकी क्षारीय मृदा धातु हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रकाशिक समावस्था पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी डालनी। तो बच्चों, कुछ यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को तल को दाईं और बाईं ओर घुमा देते हैं। इस गुण को प्रकाशिक सर्गिता या इस प्रकार के समावयव को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। यह घटना आपकी प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। तो इसको आपको ऐसे लिख देना है। समायन के प्रभाव से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल है 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जब बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पूरे अप्रॉक्सीमेट में निकल के आएंगे 6.022 गुणे 10⁻23 आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, इसको आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताना है कि लगेगा नहीं लगेगा। अगर लग जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं लगता कोई डरने वाली बात नहीं है। आप एक दो बार ट्राई करेंगे, चीज़ें सब सही हो जाती हैं, पर पढ़ना नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बेरिलियम का प्रथम आनयन विभव बोरान से अधिक क्यों होता है। तो ये भी आपको वही रीजन देना है। ठीक है, इसके बाद आपको रीजन बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक वो अपक्रिया यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है हेस के स्थिर ऊष्मा योग के नियम की आपको व्याख्या सहित यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद प्रेरणिक प्रभाव पर आपको संक्षिप्त में आपको टिप्पणी करिए वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको कोई 3 प्रश्न आपको केवल और केवल हल करने हैं। साम्यावस्था केपी तथा केसी में आपको संबंध बताना है। संबंधित सूत्र का यहाँ पर आपको सत्यापन भी करना है कि उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, वो यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको केवल और केवल आपको रासायनिक अपक्रिया ही लिखनी है। कैसे प्राप्त करेंगे, एथोन से आपको एथेन से आपको फार्मिक अम्ल, बेंजीन से आपको यहाँ पर फिनॉल अम्ल एंड एसिटिलीन से आपको बेंजीन, एसिटिलीन से आपको मेथन यहाँ पर आपको प्राप्त करनी है। तो इन चीज़ों को आपको ट्राई करना ही सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको एक बार करके जाना है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों के आबंध युग्मी एवं एकाकी युग्मी से आप क्या समझते हो वो बताना है। प्रत्येक को आपको एग्जाम्पल सहित स्पष्ट करना है। PCl5 अणु के संकल्प का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। निम्न को आपको समझाना है। NF5 नहीं बनता है, जबकि NF यहाँ पर आपका NF3 होगा। ठीक है, NF3 नहीं बनता है, NF5 बनता है, क्यों, ऐसा आपको यहाँ पर बताना है। सिलिकॉन की तुलना कार्बन की संकलन प्रवृत्ति से प्रबल क्यों होता है वो बताना है। एंथैल्पी किसे कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा में इसका क्या संबंध होता है वो बताना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उदाहरण देकर समझाना है। फिल्टर प्राप्त प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी की सारी आपकी नेमिंग रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। तो जो नेमिंग रिएक्शन जो होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके क्लास 12 में अभी जो आपका बोर्ड हुआ था सबसे ज़्यादा आपकी नेमिंग रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्लास 12 का पेपर देख लो किसी भैया बहन का, नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि MCQ में तक की नेमिंग रिएक्शन पूछी गई थी। तो उनको आपको तैयार करना है, अच्छे प्रकार से तैयार करना है। वो कहीं ना कहीं आपकी क्लास 12 में भी होती हैं जो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इन बातों को। ऐसे आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, अथवा में आपसे कह रहे हैं कि वी हाइड्रो हैलोजनीकरण क्या है, आपको एग्जाम्पल देना है। एल्किल हाइलाइडों के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रियाविधि का वर्णन करना आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक कार्बनिक यौगिक में इतनी मात्रा इतनी मात्रा इतनी मात्रा है, तो आपको अपचयन से प्राथमिक एमीन कैसे प्राप्त करेंगे वो यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कार्बनिक यौगिक तथा प्राथमिक अमीन से आपको संरचनात्मक सूत्र का नाम लिखिए। वहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। इसके बाद क्या होता है, आपको सारे बच्चों तैयार करने, सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इनको आपको सभी को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम में कई बार देखी हैं। ठीक है, तो इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लो। ये आपके एग्ज़ाम में मैं पक्का कहता हूँ इसमें आपकी दो तो 100% कोई ना कोई पक्का आएंगे। तो इनको आपको अच्छे तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वांटम संख्याएं क्या हैं, उनके नाम व संकेत बताना है। प्रत्येक क्वांटम संख्या का संभावित नाम एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। दोनों को दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको समझदार हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। आप लोग बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट पेपर आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए।